So hey everyone, so next topic we are going to start with the probability. So from the probability means it is defined as a chances of the event to happen. Like probability is just a way to say how likely something is going to happen. Like if I am tossing a coin, so there are two possibilities, the head and the tail. So there is 50% possibility is for the head and 50% is possibility for the tail. So before starting with the probability कुछ basic terms देख लेते हैं, कुछ basic introduction part. So first of all, what is deterministic experiment and what is random experiment? So first deterministic experiment में क्या होता है जिसमें हमारा एक ही रिजल्ट आता है. जैसे अगर हम बात करेंगे एब्सेंट स्टूडेंट्स की, अगर हमारी क्लास में स्टूडेंट्स ही एब्सेंट है तो उनका रिजल्ट क्या आने वाला है? ऑफ कोर्स फेल. तो देयर इज ओनली वन रिजल्ट. बट अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, सो हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके रिजल्ट ज़्यादा आ सकते हैं. लाइक हमने क्लास में बच्चों को एग्ज़ाम लिया, तो हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स आने वाले हैं. कुछ बच्चे पास होने वाले, कुछ बच्चे फेल होने वाले हैं. सो देर आर मोर देन वन रिजल्ट, सबका सेम रिजल्ट नहीं आने वाला है. सो ये कम आता है हमारा, ये आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर. रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या फिर हम ट्रायल भी बोलते हैं. सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. 2 मार्क्स में पूछ सकता है. नेक्स्ट आ जाता है हमारा आउटकम. सो आउटकम क्या है? दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पल स्पेस. अब जितने भी हमारे आउटकम्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी हेड और टेल की, जैसे हमने क्वाइन टॉस किया तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. So there are two possible outcomes, either head or either tail. So there are two possible outcomes. So जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक दिस, वो आएगा हमारा सैम्पल स्पेस. लाइक a set of all possible outcomes. जितने भी मेरे आउटकम्स या जितने भी मेरे रिजल्ट आने वाले हैं, अगर उनको मैं एक साथ लिखूं और उसको मैं बोलूँगा सैम्पल स्पेस, और इस एक आउटकम को मैं बोलता हूँ इवेंट. ठीक है. मैंने क्या बोला? आउटकम क्या है? रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. सैम्पल स्पेस क्या है? जितने मेरे पॉसिबल आउटकम्स हैं या जितने मेरे रिजल्ट आने वाले हैं. जैसे मैंने कॉइन को फेंका, वाइल टॉसिंग अ कॉइन, आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, आइदर हेड और टेल. अब हेड और टेल को अगर मैं एक सैम्पल स्पेस में रखूँ तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, तो ये मेरा सैम्पल स्पेस हो गया. अब आइदर हेड अगर मैं एक को चूज करूंगा तो वो मेरा इवेंट हो जाएगा. ठीक है. अब बात करते हैं सैम्पल स्पेस की. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पल स्पेस, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट में आ जाएगा जब हमारा सैम्पल स्पेस में हमें पता होगा कितने हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लाइक हेड टेल हो, दो ही एलिमेंट्स हैं हमें पता है. बट इनफाइनाइट में क्या हो जाता है? वी हैव एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं. या फिर हम डेफिनेट मतलब जिसमें हमें पता होता है कि कितने हमारे इसमें होने वाले, मतलब वो फाइनाइट ही आ जाएगा. जैसा था हमारा इवेंट में हमने बात करी. इवेंट इज वी कैन से एक पॉसिबल आउटकम, एक आउटकम जो रहेगा ऑफ ए सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट. अब इवेंट डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. सो डिपेंडेंट इवेंट्स जो एक दूसरे को डिपेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो डिपेंड नहीं करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हम दो कॉइन्स अगर एक साथ फ्लिप करेंगे, ठीक है, दो कॉइन्स एक साथ फ्लिप करेंगे तो हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी. अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नहीं, चार है. क्या? पहली, या तो दोनों हेड आए, दूसरी दोनों टेल आए, या फिर पहला हेड आए दूसरा टेल आए, या फिर पहला टेल आए दूसरा हेड आए. सो देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज. अब इन फोर को हम रखेंगे एक में, तो ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस. उसमें से अगर एक को चूज करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी इवेंट. और जो अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, अब जो मेरा रिजल्ट आने वाला है दैट कम्स अंडर माई आउटकम. ठीक है. सो ये मेरे पॉसिबल आउटकम सारे अगर मैं इकट्ठा कर दूँ तो सैम्पल स्पेस आ जाता है, और इट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट हियर ऑल द इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब जो भी हमने पढ़ा जो उसके अंडर आएगा. ओके, जस्ट समराइज. सबसे पहले हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन में? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ओनली वन रिजल्ट. रैंडम एक्सपेरिमेंट, मोर देन वन रिजल्ट. ठीक है. तो इसको एक्सपेरिमेंट या ट्रायल भी बोलते हैं. आउटकम के बारे में पढ़ा, रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. सैम्पल स्पेस के बारे में देखा, ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जिसको हम ओमेगा से डोनेट करते हैं एस से. अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो कॉइन्स की, वाइल टॉसिंग टू कॉइन्स, तो यहाँ पे मेरे चार आउटकम्स आने वाले हैं. पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड, और चौथा टेल टेल. देयर आर फोर आउटकम्स.
तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है, ये मेरे रिजल्ट है, यानी इन चारों में से मुझे कोई भी रिजल्ट आ सकता है, बट एक टाइम पे एक ही आएगा। ठीक है, वो चीज़ याद ध्यान रखनी है। तो दिस इज सैम्पल स्पेस। ठीक है, और इसका इवेंट, इवेंट यानी एक, जो एक चीज़ लेंगे अगर हम इसको, जैसे सिर्फ हेड हेड आया, तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, दैट इज इवेंट। इवेंट कैन बी डिपेंडेंट, कैन बी इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। सो बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन विल जस्ट लर्न मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स। जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसमें बोलता है एक्सपेरिमेंट हैविंग एन इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो हम पहले देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वली लाइकली इवेंट्स, सो राइट देयर। सो डेफिनेशन में पूछ सकता है इक्वली लाइकली इवेंट्स की, जैसे मैंने क्या बोला, एग्जॉस्टिव, और दूसरा था म्यूचुअली ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है वो हमारी आती है हमारी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, यानी अब अगर मैंने कॉइन की एग्जांपल ली थी यहाँ पर, इफ़ आई एम टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज आती हैं, टेल हेड और टेल टेल। तो अब ये चार पॉसिबिलिटीज जो हैं, अब एक टाइम पे तो एक ही पॉसिबल है, तो या तो मेरा क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। सो ये मेरी पॉसिबिलिटी आ गई। अब डाइस की केस में बात करूँ, तो जब मैं डाइस को फेंकता हूँ तो मेरे पास 6 साइड्स होती हैं, उनमें से मेरे पास दो ही आ सकती हैं, लाइक एक ऊपर एक नीचे रहेगी। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है इक्वली लाइकली में क्या रहता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट्स आर इक्वल। जैसे एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट की क्या बात करूँ, मतलब एक टाइम पे तो या तो मेरा हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या हेड टेल आएगा। मतलब अगर मैं से एक इवेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर जो मेरा सबसेट की बात करूँ, तो एग्जॉस्टिव में क्या रहता है, यूनियन ऑफ सबसेट शुड बी इक्वल टू सैम्पल स्पेस। मतलब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए जो तुम सैम्पल स्पेस में इंक्लूड ना करो। जो सैम्पल स्पेस में है वही तुम्हारा सबसेट होना चाहिए, वही तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी आनी चाहिए, वही तुम्हारा रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, योर रिजल्ट शुड बी फ्रॉम दिस ओनली। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी एक टाइम पे एक ही पॉसिबल है। फिर हम कह सकते हैं सारे पॉसिबल एक टाइम पे नहीं है, नॉट हैपन या नॉट पॉसिबल एट वन टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे दो सबसेट या दो आउटकम तुम्हारे एक ही बार आ जाए, वैसा नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही आएगा। तो ऐसे इवेंट्स के लिए, यानी जब हमारी पॉसिबिलिटी इवेंट्स की इक्वल रहती है, जब उसका सबसेट सैम्पल स्पेस के इक्वल ही रहेगा, यानी कोई ऐसा इवेंट बाहर से नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए जो हमारे सैम्पल स्पेस में इंक्लूडेड ना हो। और जब हमारा एक ही रिजल्ट आना हो, दो रिजल्ट पॉसिबल ना हो, जैसे हम क्या करते हैं, अब डाइस की बात कर रहे हैं, तो 6 साइड्स हैं। अब ऐसा ना हो वैसे त्रिकोण बन जाए, ठीक है, वो एक ऐसे एक साइड पे तो बैठना ही चाहिए, एक ही हमारा रिजल्ट आना चाहिए, एक ही पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। सो अब हम जाते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पे। सो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंट हैविंग एन नंबर ऑफ, अगर मेरे एन नंबर ऑफ इक्वली लाइकली, यानी जिनकी पॉसिबिलिटी इक्वल रहेगी, एग्जॉस्टिव, जिसका जिसका साइज जो है वो सबसेट के इक्वल ही रहना चाहिए, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो एक टाइम पे एक ही पॉसिबल हो। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीज़ें हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इवेंट यानी एक इवेंट जो ए है उसमें मेरी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी इज इन डिफाइंड सैम्पल स्पेस, उसी सैम्पल स्पेस में इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, एज पी यानी ए। ठीक है, जैसे मान लिया एज वो है, कैसे, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस।
तो फेवरेबल केस मैंने मान लिया एम है और एन है, ऐसा नहीं मान लेंगे। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब ऐसा मानो यहाँ पर जब मैंने 2 कॉइन टॉस किए थे तब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो फेवरेबल केस क्या है? हेड हेड। अब एक ही बार आ सकता है, ओके। और कितनी पॉसिबिलिटीज है? 4। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 1/4 यानी 0.25। तो यहाँ पे जो मेरी पॉसिबिलिटी रहेगी हर इवेंट की डेट इज 0.25 या परसेंट में बोलो तो 25%। सो ये रह गया मेरा प्रोबेबिलिटी। अब ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मुझे वो बोल दे कार्ड्स के बारे में सबको पता होगा, हमारे पास कार्ड्स होते हैं जो, ठीक है, 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। 2 पेयर जो रहते हैं वो रेड रहते हैं और 2 पेयर हमारे पास ब्लैक रहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट अवेयर इनमें से रेड कौन सा रहता है, ब्लैक कौन सा रहता है। अब ऐसा मान लो इसमें 4 ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है। हर ग्रुप में 13 होते हैं, ठीक है। एक में पत्ता रहता है, एक में डायमंड रहता है एंड वॉटेवर जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप रहेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में 13 रहेंगे, वैसे ही सेकंड रहेगा, उसमें भी 13 रहेंगे, थर्ड में भी 13 रहेंगे और फोर्थ में भी 13 रहेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर 1 से लेके 10 तक रहेगा, फिर एक रहेगा जोकर, एक रहेगा किंग और एक रहेगी क्वीन, ठीक है। सब में सिमिलर। बेसिक है, इसमें वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब मैं यहाँ बोलूँगा बताओ मुझे टोटल कितने कार्ड हो गए, 30 20 26 26 26 इंटू 13 रहते हैं ना, हाँ 26 एंड 26 26 52 ना, टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। अब वो मुझे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जोकर कार्ड, थर्ड लीव कार्ड, पत्ते वाला कार्ड, देन पिक्चर कार्ड, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए, लाइक वो हमें चांसेस दे देता है। लाइक अगर मेरे बैग में 10 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स में 3 येलो हैं, 3 ग्रीन है और 4 ब्लू है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू? तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। एक और वो भी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। अब रेड कार्ड टोटल कितने हैं, रेड कार्ड टोटल कितने हैं, 2 पेयर रेड कार्ड होते हैं, तो 30 30 26 26 कितने हैं रेड कार्ड हैं, और उनमें से टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो देयर इज पॉसिबिलिटी 1/2 0.5। समझ में आ रहा है? चलो राइट, 1/2 थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पे 1/2 पॉसिबिलिटी, यानी अगर मैं कोई भी कार्ड निकालता हूँ, 2 कार्ड में से एक कार्ड की पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो रेड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। देन जोकर कार्ड, जोकर कितने रहेंगे, चारों में जोकर रहेंगे 1 2 3 4। तो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फेवरेबल केस कितने हैं, 4, और टोटल केस कितने हैं 52। सिंपल। लीव कार्ड, लीव पत्ते कितने वाले हैं 13, तो 13/52 1/4 1/4 पॉसिबिलिटी रहेगी, सिंपल। और यहाँ पे 1/30। और पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड कितने रहते हैं, 3 इसमें रहेंगे, 3 किंग क्वीन जोकर, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, 3 3 6 6 6 12, तो 12/52। So this is how you have to find out फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी प्रोबेबिलिटी उसने बोला एक बॉक्स कंटेन्स 7 येलो बॉल्स। ये तो छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो।
2 red balls and 3 blue. सो सॉरी फॉर द नॉइज। अब यहाँ पर वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब एक एक करके रेड बॉल, ब्लू बॉल, ब्लैक बॉल, येलो बॉल। अब जब मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो कितना रहेगा टोटल बॉल कितनी है? ब्लू 3, टोटल बॉल कितनी है? 7 5 12, 12 2 14 15 17 17 बॉल्स है, 3/17। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इज 5/17। बस यही पॉसिबिलिटी रहेगी, बस इस तरीके से लिख देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल it is 7/17. Probability of getting red ball it is 2/17. बस सिंपल फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक। अब वो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो है तुम्हारे नॉलेज पे। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भाई बताओ ये पड़ा हुआ है, इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो सिंपल फेवरेबल केस ढूंढो, फेवरेबल केस कितने हैं उसको टोटल केस डिवाइड कर दो, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें, जिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं 5 मार्क्स से 10 मार्क्स में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। जब हमारे पास सैंपल बड़े हो जाएंगे, लाइक अब ये तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया कि 2 बॉल थी, ठीक है। वैसे मानो मैंने 5 कॉइन्स को टॉस किया एक साथ, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। 5 का हेड भी आ सकता है, 5 का टेल भी आ सकता है। पहले का हेड आएगा, बाकी 4 का टेल, फिर दूसरे का हेड आएगा, बाकी से 4 का टेल। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। उन पॉसिबिलिटीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए वी हैव टू हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला हमारे पास रहता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे तो रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा? वेरिएबल मतलब कोई भी पॉसिबल आउटकम, और रैंडम वेरिएबल जो हमारा सैंपल स्पेस पर डिपेंड करे। तो रैंडमली कोई भी उठा लेंगे। सो any possible outcome, but it should depend upon the sample space. ठीक है, नेक्स्ट हमारा रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे दो तरह के हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। अब ये तो हम पीछे ही पढ़ते आ रहे हैं। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट, या फिर हम कह सकते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट। और रही बात कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस मतलब 2 लिमिट रहेगी, यानी पॉसिबल वैल्यू बिटवीन द टू सर्टेन लिमिट्स। जैसे हमने देखा था कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या रहता है, एक अपर लिमिट रहती है, एक लोअर लिमिट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रीट में हमें सिंपली होता है फाइनाइट सैंपल स्पेस होता है, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होता है। अब यहाँ पे हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए होता है? फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। तो ये था सिंपल एक इंट्रोडक्शन के डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस हमारा टाइप के हमारे पास सैंपल्स वेरिएबल्स होते हैं। अब ये किस लिए था? क्योंकि हम डेफिनेशन लिखेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? क्यों करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? नीड, ताकि हम लार्ज नंबर सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। फॉर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स। अब यहाँ पर हमारे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के।
वी हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज बायनोमियल, बाय से पता चल रहा है, बाय मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइजन्स, और तीसरा नॉर्मल। ठीक है, अब बायनोमियल और पॉइजन जो होता है वो हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए करते हैं, और नॉर्मल हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए करते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जस्ट तो 3 चीज़ें याद रखनी है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। बाइनोमियल पॉइजन हम डिस्क्रीट के लिए करेंगे, नॉर्मल हम कॉन्टिन्यूस के लिए करेंगे। सो इन दिस क्लास हम जो कवर करने वाले हैं वो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट है, नॉर्मल थोड़ा सा लेंथी है, बाकी जो पॉइंट बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया, डिस्क्रीट का सबको पता है, डिस्क्रीट इज फाइनाइट या इनफाइनाइट सॉरी काउंटेबली इनफाइनाइट सैंपल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम डिस्क्रीट वर्ड यूज़ करते हैं। रैंडम वेरिएबल का पता ही है, एनी पॉसिबल आउटकम जो दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब सबसे पहला क्या है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसके अजम्पशंस हैं और इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन क्या रहेगी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ए डिस्क्रीट, सबसे पहले आएगा ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि वो पेपर में पूछता है डिफाइन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये डेफिनेशन एकदम रट लेना। डिस्क्रीट यानी फाइनाइट रहना चाहिए, तो ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सेट टू फॉलो, सिंपल है, इज सेट टू फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन if it's, यहाँ पे याद रखना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम पीएमएफ भी बोलते हैं। तो इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज, क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे मैंने बोला एक्स इज सम कुछ भी हो सकता है, तो इस बार मान लिया, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रहेगा सी एन उसके पावर में एक्स पी की पावर एक्स और एन क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पर जो हमारा एक्स रहने वाला है, एक्स इज अ पॉसिबिलिटी, एक्स कैन बी 0 1 2 अप टू एन, कुछ भी हो सकता है, हमारा एक्स है। अब यहाँ पे पी और क्यू क्या है और एन सी एक्स क्या है। यहाँ पे सबसे पहला पी है, पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। वैसे मान लो मैंने एक कॉइन लिया, सो आई एम चेकिंग कि यहाँ पर हेड और टेल के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मुझे हेड चाहिए, तो हेड आने का चांसेस कितना है, इट इज़ 0.5, फेल होने का चांस कितना है 0.5, सिमिलर है। लेकिन इन केस ऑफ डाइस, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है, सक्सेस और फेलियर, मतलब सक्सेस जितना रहेगा और फेलियर कितना रहेगा। अब सक्सेस और फेलियर कॉइन के केस में कितना, 0.5, लेकिन अगर हम बात करें, तो मैं लिख देता हूँ, कॉइन के केस में कितना रहेगा 1/2, 1/2, लेकिन अगर मैं बात करूँ डाइस की, तो डाइस में एक ही नंबर आएगा एक टाइम पे, यानी 1/6, तो फेलियर चांसेस फेल होने के कितने, 5/6। ठीक है, तो जरूरी नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये कब सेम हो सकता है, जब हमारा
बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जब मेरा दो ही पॉसिबिलिटीज रहें, ठीक है, तब मेरा ये सिमिलर हो सकता है 1/2 1/2, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर ये दोनों सिमिलर हों ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट हम अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो उसकी चिंता नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें दे देता है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ क्लियर होती है, यहाँ पे हमें चीज़ क्लियर होती है कि P + Q = 1। कैसे? सक्सेस और फेलियर को प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा ना, फॉर श्योर। 1/2 + 1/2 1, 1/6 + 5/6 = 1, ठीक है। अगर हम वहाँ पे बात कर रहे थे हमारे रेड कार्ड की, ठीक है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स अगर रेड कार्ड की बात करें तो 13/52। फेलियर कितना रह जाएगा? फेलियर जितना 52 से माइनस कर देंगे 13, ठीक है, तो 26 इज 39/52। फिर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा जो P + Q होता है = 1 ही रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज 1, ठीक है। यहाँ से मुझे ये पता चला। तब यहाँ पे इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे। सो अजम्पशंस क्या क्या हैं? देयर शुड बी 2 पॉसिबल आउटकम्स, दो ही आउटकम्स रहने चाहिए। जैसे हम अपने कॉइन की बात करें हेड टेल, या फिर पास फेल, ठीक है। स्टूडेंट्स का रिजल्ट की बात करें तो या तो पास हो या तो फेल हो, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं ले सकते। एन की बात करेंगे तो एन शुड बी फाइनाइट, ठीक है। एन मतलब क्या है? अगर मैंने मान लिया मेरे पास 3 कॉइन्स थे तो एन वो आ जाएगा। अगर मेरे पास, या फिर हम कह सकते हैं नंबर 10 कॉइन्स है तो 10 आ जाएगा, 9 कॉइन्स है तो 9 आ जाएगा, एन इज 9। अब एक्स क्या रहता है? एक्स इज जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब मैंने बात करी थी प्रोबेबिलिटी जो होती है 0 भी आ सकती है। अब मैंने क्या बोला? आउट ऑफ 10 कॉइन्स मुझे निकालना है कि एक भी हेड नहीं चाहिए, तो एक्स क्या रहेगा? 0। एक हेड चाहिए, एक्स क्या रहेगा? 1। 2 हेड चाहिए, कितना रहेगा? 2। मुझे 10 हेड चाहिए तो एक्स क्या रहेगा? 10। समझ में आ रहा है? तो एक्स क्या रहता है? एक्स कैन बी 0 1 2 3 4, बट एन शुड बी फाइनाइट, ठीक है। कुछ कॉइन्स होने चाहिए। मैं बोलूँ एक भी कॉइन को मैंने नहीं किया तो फिर मैं कर ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो एन शुड बी फाइनाइट, सबसे पहली बात। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए कि कितने मेरे कॉइन्स हैं या जो भी है जिसका मैं निकाल रहा हूँ। देन एन इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर हम कह सकते हैं जो हमने पहले देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वी कैन से एन इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, या फिर ट्रायल्स और रिपीटिशन, ठीक है। थर्ड हमारी कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो इट शुड बी कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं 10 कॉइन्स फेंक रहा हूँ तो एक हेड आने का चांस जितना है और 2 हेड आने का चांस जितना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरी नहीं करनी चाहिए, इट शुड बी, अगर वो 0.5 है तो वो 0.5 ही रहनी चाहिए हर बार, ठीक है। तो इट शुड बी कांस्टेंट। और लास्ट में क्या है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इज 1, तो P + Q शुड बी = 1 रहना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो हमने ऊपर बात की थी इसका मतलब क्या है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन PMF जिसकी बात कर रहे हैं, इसकी सम ऑफ ऑल P, हम जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका सम +1 होना ही चाहिए। या फिर जैसे मैं वो सक्सेस और फेलियर का मान होना चाहिए, वैसे ही जितनी भी प्रोबेबिलिटी में निकालने वाला, लाइक मैंने निकाला 10 कॉइन में से एक हेड आने की पॉसिबिलिटी, 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी, 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी, 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी, जितनी मैंने पॉसिबिलिटीज़ निकाली हैं सबका सम 1 होना चाहिए, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी हमेशा <1 आने वाली है। सो नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ P शुड बी <1 से तो कम आएगी, लेकिन 0 से, या तो 0 रहेगी या 0 से ज़्यादा रहेगी। सो ये मेरा रहता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो इट
it is PMF, probability mass function. Very sorry for that. I will just plug in the charger. Okay, so that's all about the बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें हमने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देख ली, इसका फॉर्मूला देख लिया हमने किस तरीके से कैलकुलेट करना है, एंड इसके assumptions देख लिया. अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई जो मैंने बोला था, एंड सी एक्स. इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें पता चल गया, एन की वैल्यू पता चल गई, एक्स की वैल्यू पता चल गई, क्यू की वैल्यू पता चल गई, पी की वैल्यू पता चल गई, एट पी एन क्यू क्या है. अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एन सी एक्स. ये क्या रहेगा, फैक्टोरियल डिज़ाइन. तो यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल और ब्रैकेट में एन माइनस एक्स इसका फैक्टोरियल. सो ये याद ही कर लेना है, इसका फॉर्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल और एन माइनस एक्स फैक्टोरियल. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और आसानी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने मान लिया मेरे पास 7 कॉइन्स हैं, 7 कॉइन्स और टॉस्ड simultaneously. ठीक है. और यहाँ पे मुझे वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 0.5 दे रहा है, नहीं भी देगा तो हमें पता है 0.5 ही रहेगी. और वो मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मुझे वो 4 पार्ट दे देता है. फर्स्ट 1 हेड, बी 7 हेड, ठीक है, सी एट लीस्ट 1 हेड, डी एट मोस्ट 1 हेड, और एक मैं और ले लेता हूँ, ई 3 हेड. ठीक है. मैं सभी सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं बस बता दूंगा अप्रोच कैसे करना है. नाउ 7 कॉइन्स हैं, तो सबसे पहला मुझे पता चल गया यहाँ पे गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 7 है. ओके. x यहाँ पे चेंज करने वाला, वेरी करने वाला है. देन q और p, यानी p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना रहेगा 0.5, तो q भी कितना रहेगा 0.5 रहेगा. और मुझे क्या निकालना है, n मुझे पता है, x मुझे पता है. सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 1 हेड. सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 1 हेड. ठीक है, फॉर 1 हेड. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो उसी हिसाब से मैं फॉर्मूला पुट करूँगा. तो मेरा हो जाएगा c के ऊपर x p की पावर x और q की पावर n माइनस x. ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान रखना, x ऊपर रखना है, नीचे रखना है, और n से x माइनस करना है वो सब. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा. n कितना है, 7 कॉइन्स, 7 c, x कितना है 1, p 1, q n माइनस x, मतलब 7 माइनस 1. सिंपल है. तो यहाँ पर जाएगा 7c1 को सॉल्व करेंगे तो कैसा हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, क्या रहता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल और उसके बाद 7 माइनस 1 और उसका फैक्टोरियल. ठीक है. p की पावर 1 यानी 0.5 की पावर 1, और q क्या रहेगा, q भी 0.5 रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 इज 6. सिंपल है. यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे. अब सेल्फ फैक्टोरियल डिज़ाइन को कैसे हमने सॉल्व करना है वो चीज़ ध्यान रखना बस. तो यहाँ पे आ जाता है क्या, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ऑलराइट. यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा.
और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 7 से, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 - 1 क्या है 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल क्या मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब यहाँ पे समझ आया कि भाई ये पूरा तो कट जाएगा इसके साथ, तो ये भी कट जाएगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल। और अगर हम 7 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 7 सिर्फ ही सिर्फ बचेगा, क्योंकि कट गया ना उससे 7 - 1 6। ये 6 कट गया, 5 कट गया, 4 कट गया, तो राइट में इस तरीके से काट सकता हूँ। बचा क्या, बचा यही 0.5 की पावर 1 और 0.5 की पावर 2, 0.5 की पावर 6। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0.5 और 0.5 की पावर 6 कितना रहता है 0.016। ब्लैकिंग से लिखते हैं, सो इट इज 0.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.0156। ठीक है, अब इसको सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया मेरे पास आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड इज 0.054। सिंपल, बाकी सब भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। आई विल ट्राई, एक और कर लेते हैं। अब 7 हेड की बात करें उससे पहले 3 हेड कर लेते हैं। तो 3 हेड का कैसे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n c की पावर x p की पावर x q की पावर n माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा n कितना है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 0.5, x कितना है 3 है, q कितना है 0.5। ठीक है, सेम ही रहेगा। रियली सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे n माइनस x, n कितना रहेगा मेरे पास 7 माइनस 3, सो इट इज 7 माइनस 3 4। सो आई विल जस्ट सॉल्व दिस। तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक बार और लिख के बता देता हूँ, वापस लिखने की। अब इतना रहेगा 4 वाला कट जाएगा, बट आई विल राइट अगेन, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं जाएगा। और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है 7 माइनस 3 कट गया, तो 7 से 3 कट गया तो 4, तो आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब ये पूरा कट गया इसके साथ, अगेन मैं इसे काट रहा हूँ, ये कट गया, ये कट गया। अब ये चीज़ें काट सकते हैं, कोर्स काट सकते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 2 ज़ा 2, तो बन गया 7 5 ज़ा 35। और यहाँ पे क्या रहेगा 0.5 की पावर 3, तो इट इज़ 35.5 की पावर 3, इट इज़ 0.125 और 0.0, ओके 0.125। और नेक्स्ट है 0.5 की पावर 4, इट इज़ 0.0625। ठीक है, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.0078। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 35 से तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज इक्वल टू 0.273। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, 7 हेड भी आराम से निकाल सकते हैं। 7 हेड की जगह हम 0 टेल भी कर सकते हैं। अगर 7 कॉइन है, 7 हेड आ रहे हैं, तो मतलब 0 टेल होगी, 0 टेल होगी तो मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी 7 हेड की रहेगी उतनी प्रोबेबिलिटी 0 टेल की रहेगी। ठीक है, तो दैट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं 0 टेल भी कर सकता हूँ। सिंपल, 7 हेड मतलब 7 कॉइन थे, 7 कॉइन का हेड चाहिए, तो मतलब मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ कि एक भी टेल ना है। सिंपल, यहाँ पे 1 हेड है, तो 1 हेड मतलब एक हेड आ रहा है, तो 6 टेल होनी चाहिए, और इसकी पॉसिबिलिटी सेम रहती है, निकाल के देख लो एक बार। और यहाँ पे 4 टेल होनी चाहिए। अब ये तीनों सॉल्व हो गए।
ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे बस सिंपल x इक्वल टू 0 निकाल दो या x इक्वल टू 7 निकाल दो, बस वो फॉर्मूला पुट करके आ जाएगा आंसर। अब एटलीस्ट वन हेड और एटमोस्ट वन हेड का हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट वन हेड यानी एक हेड तो मुझे चाहिए, ठीक है, और एटमोस्ट वन हेड मैंने मुझे एक हेड ही चाहिए। यहाँ पहले मैं हेड यहाँ पे पहले मैं टी पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। एटमोस्ट वन हेड, ठीक है, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, मुझे एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी यहाँ पे मैं कौन कौन सी कंडीशन लूँगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड 7 कॉइन में से एक हेड ही होना चाहिए। तो या तो एक हेड हो या एक से कम हो। मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मोस्ट से याद रखना, मोस्ट मैक्सिमम, मैक्सिमम भी इतना ही चाहिए, लिस्ट में हो जाएगा उससे कम चाहिए। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने निकाला हुआ वो मैं पुट कर दूंगा, एक्स इज इक्वल टू 0 मुझे आता है, तो दोनों वैल्यू पुट करके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, जो फिर बच्चा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी की पावर एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, so it comes out to be n कितना है 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि x कितना है 0, और यहाँ पे 7 माइनस 0 6 फैक्टोरियल। याद ना 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, नहीं तो ये पूरा 0 ये 0 खत्म हो जाएगा पूरा, वो सब नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने ये सॉल्व करवाया। 0.5 और p कितना रहेगा मेरा, x कितना रहेगा 0, ठीक है, q कितना रहेगा 0.5 का, इट इज़ एन माइनस एक्स माइनस 7 माइनस 0 7। सो इस तरीके से मेरा आ जाएगा आंसर। अब 7 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा सिर्फ 7, ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1, और यहाँ पे भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 खत्म हो गया, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मेरा बचा 7 1 इंटू 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5 की पावर 0 मतलब 1, और 0.5 की पावर 7 मतलब 0.0078 0.0078। तो यहाँ पे जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, तो मेरे पास आ गया मेरी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.05468। अब मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, सो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, सिंपल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, एक ही हेड चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 0 को प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 के साथ प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आ गया 0.05468, और ऊपर क्या रहेगा मेरा पी एक्स इज इक्वल टू 1 0.054। जब मैंने इसको प्लस किया तो इट कम्स आउट टू बी 0.108, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड। बस इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और मैंने एक और ट्रिक यहाँ पे बता दी, अगर मेरा 7 हेड्स दे दिया तो 0 टेल का निकाल लो, x इज इक्वल टू 0, वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, एटलीस्ट वन हेड चाहिए, मतलब एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, और इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड जो है वो क्या आ जाएगी, ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बट ये सबसे ईजी है। तो क्या करना है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक हेड चाहिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 भी रहना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इज इक्वल टू 2 भी रहना चाहिए, तो प्लस करते जाएंगे। कितने कॉइन्स हैं 7 4, मतलब अब यहाँ पे बच्चे डर रहे होंगे कि अब हम क्या सबका निकाल निकाल के प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इन सातों का एक बार निकालें एक एक करके और फिर सबको प्लस करें, नहीं वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें पता है
जो प्रोबेबिलिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, सम रहेगा जो उसका, तो यहाँ पे विल राइट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज इक्वल टू 1। सिंपल, सबको याद है, पहले हमने लिया था, हमें पता है प्रोबेबिलिटी 1 ही रहती है। अगर सभी में सबका सम कर दूंगा तो इट शुड बी 1, तो यानी इन सबको प्लस करने के बाद 1 आना चाहिए। लेकिन इसमें p जो है x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। p इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 प्लस करूँगा p x इज इक्वल टू 7 तक, तो इट शुड बी 1। तो यानी अगर मुझे ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7, जो मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है एट मोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड तक, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 वाली माइनस कर दूंगा। तो सिंपल यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया मेरा? एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस 0.054, 0.054 ही है ना, चेक 0.05468। तो उसको मैं क्या करूँगा, सिंपल 1 से माइनस कर दूंगा। सो विल राइट 1 माइनस सो इट कम्स आउट टू बी 0.094। देखो पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ गई, 1 से माइनस कर दिया सिंपल, तो 0.094532, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.94 डायरेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज 0.94, सिंपल, ठीक है। तो ये था मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन, इस तरीके से ही फ्रेम होंगे। लास्ट है मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बस छोटा सा फॉर्मूला है, सो उसको लिख के ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है बट वो इन सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सिंपल वही डेफिनेशन लिख देनी है, सिंपल सी, कि जब हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बोल देंगे, सिंपल वही लिख देते हैं यहाँ पे। सो जस्ट कॉपी डेफिनेशन, सो सेम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही रहता है। बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होने वाला है, कंट्रोल प्लस सी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, सेम ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज सेट टू फॉलो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाइनोमियल की जगह पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इज सेट टू फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज, क्या रहेगा, सिंपल, डेफिनेशन भी चेंज नहीं हुई, सिंपल क्या सिर्फ किया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही रहता है पॉइसन और हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बस यहाँ पे लिख देना पॉइसन, और इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन चेंज हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश, मैंने मान लिया एक्स डैश कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 जैसे पहले बात की थी। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा डॉट लेमडा की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। सिंपल है, बस इतना ही है। यहाँ पे बस याद रखना, यहाँ पे जो n होता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो टेंड्स टू 0, यानी n जो होता है नंबर कितना आने वाला है वो हमारा इनफाइनाइट तक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 ही होती है, 0.00 समथिंग। यहाँ पे जो है वो सक्सेस फेलियर वाला सीन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, सिंपल क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। बस यहाँ पे याद ना e की वैल्यू क्या रहेगी, e की वैल्यू रहेगी
2.7128, ठीक है। और व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो ट्रायल हम करने वाले हैं दैट शुड बी इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे इसलिए हम लैम्डा लेते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा पे डिपेंड करता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 200 कॉइन्स थे और इसको मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी दे रहा है ऑफ गेटिंग टेल, मैंने पहले ही बोला वो बहुत ज़्यादा जीरो के पास रहती है, तो 0.001 मान लो। और अब मुझे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है नो टेल, ठीक है। कोई भी टेल नहीं आएगी, तो कोई भी टेल नहीं आएगी तो मतलब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे मैं सिंपल ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, सिंपल। अब यहाँ पे लैम्डा क्या रहेगा, n इंटू पी। n कितना है 200 पॉइंट्स, तो 200 इंटू 0.001, तो लैम्डा कितना आ गया मेरा, इट्स 0.2, सिंपल। अब यहाँ पे e की पावर कितनी है, e इज 2.7128, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी, -0.2, ठीक है। तो ये हमारे कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर 2 मिनट में करके दे देगा। सो इट इज 2.7128 -2, तो कितना आ गया 0.135। उससे पहले लैम्डा, लैम्डा कितना है यहाँ पे 0.2, उसकी पावर कितनी है, x की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज 1, सिंपल आ जाएगा। और 0.2 इज 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 0.135 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ आ गई नो टेल की 0.135, ठीक है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जैसे वो अगर टेल पूछ ले, हेड पूछ ले, अगर कोई भी टेल नहीं है मतलब 200 हेड्स हैं, अगर हेड्स पे पूछ ले तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर हमारे हेड इजीली निकल रहे होंगे तो टेल को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा एटलीस्ट 1 टेल की, तो 1 टेल के बाद कितना आएगा, 1 से लेकर 200 तक। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, 1 से माइनस कर दूंगा, x इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट 1 टेल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा सेकंड पार्ट है, दिस वन वाज माय फर्स्ट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब मुझे सारे चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 से ही माइनस कर दिया, जैसे मैंने पहले किया था। 1 से लेके जाना पड़ेगा कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 से लेकर एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए, और कब तक, जब तक टोटल x इज इक्वल टू 200 तक। इतना ज़्यादा कौन करेगा, तो सिंपल उससे 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इज 1 रहता है। तो उसको मैंने जो माइनस किया 1 से, तो मेरा आ गया 0.864, ठीक है। एक और जैसे लास्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतना कर लिया जितना हमने बायनॉमियल किया, बायनॉमियल और नॉर्मल किया तो बेस्ट रहेगा। बट थोड़ा सा पता होना चाहिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में। बस इसमें याद में यहाँ पे लैम्डा रहता है, लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी। और जो मेन पार्ट है जो याद रखने वाला वो है कि जो हमारा n रहता है वो टेंस टू इन्फिनाइट, और जो हमारा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं टेंस टू 0। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल, मतलब एक टेल तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, सॉरी एटमोस्ट 1 टेल मतलब मैक्सिमम एक टेल ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। सिंपल दोनों बार फॉर्मूला लगा देंगे, पुट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा मेरा e की पावर माइनस लैम्डा
लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे लगाने वाले हैं हम। तो मैं दोनों का एक साथ ही लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर मतलब 2 की पावर 2.71 माइनस लैम्डा, तो लैम्डा सब में सेम ही रहेगा माइनस 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2। एक्स की पावर कितनी है 0, ये तो हमने निकाला हुआ है, हम ये वाला निकाल लेते हैं। तो एक्स की पावर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैंने निकाला p = 1, ये कितना आ गया मेरा, ये तो सेम ही रहेगा कितना 0.135 मल्टीप्लाई 0.2, नीचे तो 1 ही रहेगा। तो जब मैंने 0.135 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, इट कम्स आउट टू बी 0.027। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल इज 0.027। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एट मोस्ट वन टेल। बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, बस पता होना चाहिए अप्रोच कैसे जानी है, ये नहीं कि पूरा सॉल्व करने बैठ गए। अगर वो सिंपल पूछ रहा है कि एक टेल निकालो या एटलीस्ट 1 टेल निकालो, तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इज 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.027 को उससे प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 0.135 प्लस 0.027। तो मेरा आंसर आ गया प्लस 0.027। तो मेरा आ गया ये पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल इज 0.162। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है वो सारे प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, इस तरीके से सॉल्व करने हैं। सो आज की क्लास में हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया सबसे पहले, जितना हमारा चांस रहता है ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। इसके पहले इंट्रोडक्शन देखा, कुछ डेफिनेशंस देखी, उन डेफिनेशन के बाद एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी प्रोबेबिलिटी की कुछ इजी सम्स देखे, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग रेड कार्ड। ठीक है, ऐसे ही वो हमें कंडीशन दे देगा और बोलेगा निकालो। तो सिंपल क्या करना है, फेवरेबल केस को डिवाइड कर देना टोटल केसेस से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर रहेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे वापस। अगर कोई ऐसा रहता है कि जो हमें मुश्किल पड़े एग्जाम में, तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं और हमारे पास दो तरह के रैंडम वेरिएबल्स रहते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट का हमने आज डिस्कस किया है, दोनों डिस्क्रीट वाले थे, कौन कौन सा, बाइनोमियल और पॉइजन। बाइनोमियल इज फॉर द जब दो ही पॉसिबिलिटीज रहेंगी, और पॉइजन फॉर द जब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, जब हमारे पास इनफाइनाइट रहता है, काउंटेबली इनफाइनाइट तक रहता है। सो ये हमारा आता है नॉट इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमने देखा था, इट कम्स अंडर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसके सम प्रैक्टिस किया, और लास्ट में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखा। बस इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ध्यान में रखना दोनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।